Let's start the day with the first important topic. तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो जो भारतीय जो विदेश में रहते हैं ज्यादातर, तो वो एनआरआई कहे जाते हैं। ठीक है, अब एनआरआई क्या है कि वोटिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाते थे, किसी वजह से वो लंदन में है, अमेरिका में है, तो वो वोटिंग प्रक्रिया में पार्ट नहीं हो पाते थे। और देखिए, भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे ज्यादा आबादी भी इसी देश में है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का पार्ट होने के नाते वो अपना वोटिंग राइट जो एक संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 325 के तहत, तो वो भी वो नहीं मतलब इस्तेमाल कर पा रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक इंटरैक्शन होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि समय आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पोस्टल वोटिंग जो है वो चालू करे नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि वो मतलब अपना वोट जो है वो बताते हैं और फिर उसके हिसाब से वो पोस्ट करते हैं और फिर वो पोस्टल वोटिंग उसको कंसीडर किया जाता है। जहां से भी वो रहेंगे वहां से फिर वो कुरियर कर देते हैं इलेक्शन कमीशन को। और ये जो है वो बेसिकली एनआरआईज को कंसीडर करने के लिए कई बार रिट पिटिशन जो है वो फाइल भी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 12 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में, ताकि किस प्रकार से वोटिंग हो इस चीज को ध्यान में रख करके मैनेज किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग को मेंटेन करना, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज सबके सामने मतलब निकल के आ सके। और इसी के बाद में आप देखोगे तो एडिशनल एनआरआईज को ये भी कहा गया कि एडिशनल अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दिया जाना चाहिए, जिसको प्रॉक्सी वोटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रॉक्सी वोटिंग के तहत एक रजिस्टर्ड इलेक्टर जो है वो डेलीगेट करता है अपना वोटिंग पावर एक रिप्रेजेंटेटिव को, और लॉ मिनिस्ट्री जब एक्सेप्ट करती है इनके रिकमेंडेशन को कि प्रॉक्सी वोटिंग होना चाहिए। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता था कि मान लीजिए आपके एल्डर ब्रदर हैं, ठीक है, और वो जस्ट बिकॉज कि वो अमेरिका में रहते हैं, वो भारत वोट देने नहीं आ सकते हैं, तो आप उनके बिहाफ पर जाकर के वोट करके आओगे, तो ये कहा जाता है प्रॉक्सी वोटिंग। अ रजिस्टर्ड इलेक्टर कैन डेलीगेट हिज वोटिंग पावर टू अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आपका पहला बात तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड इन द सेंस कि आप 18 साल से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने देखा कि जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दिया गया। इसी के साथ साथ में ये आप देखोगे तो इसको 2016 में लाया गया था, ये आपका जो पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम है। साथ साथ में ये सर्विस वोटर्स को अलाउ करता था कि वो वोट कर सके। अब सर्विस वोटर्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस के हो गए या फिर वो लोग जो खुद इलेक्शन कमीशन में पार्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके से सर्विस वोटर्स के लिए हुआ करता था कि ये पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो भेजेंगे और फिर डाउनलोड और मार्क कर लिया जाएगा उनके वोट्स को। और ये बेसिकली आप देखोगे तो ऑर्डिनरी मेल से भी पहले किया जाता था कि किस तरीके से अटेस्ट करना है, और ये पूरी तरीके से एक फुल्ली सिक्योर्ड सिस्टम है। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी लेयर्स भी हैं। ठीक है, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है ना। इस प्रकार से आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है। सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है वो मेंटेन किया जाता है ओटीपी के फॉर्म में और पिन के फॉर्म में, और कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए कास्टिंग वोट्स का। और इसी के साथ साथ में QR कोड भी लगा होता है। और जो दोनों ही है ये प्रॉक्सी वोटिंग करेंटली जो है वो अवेलेबल है सिर्फ सर्विस वोटर्स को, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस और डिप्लोमेटिक मिशन, जैसा कि आपको हम बताएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से वोट करने के बाद में आदमी जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब डाउनलोड करेगा और फिर भेजेगा और इस तरीके से पोस्टल बैलेट में वो डाल देगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो राइट टू वोट एनआरआईज का जो लाया गया था वो 2011 में लाया गया था, अमेंडमेंट करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि एनआरआईज का जो वोटिंग है वो आरपीए किससे है, 1950 है, 51 है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, 50 से है। करेंटली एनआरआईज और बाकी के जो इंडियन वोटर्स हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को कि उनके पास में सिटीजनशिप अगर मतलब दूसरे कंट्री का एक्वायर ना किए हों। ठीक है, सबसे बड़ी बात एनआरआईज वही होते हैं कि वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप उनके पास में नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यूके का भी सिटीजनशिप है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो अगर एक मतलब आप भारत का आपके पास नागरिकता होना चाहिए, लेकिन आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो, वो एक अलग बात है। वोट करने के लिए एनआरआई को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना होगा और अपना पासपोर्ट के एक प्रूफ के तौर पे दिखाना होगा ना। इससे जुड़े कुछ चैलेंजेस हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेंस सामने है। तो अब हम अपना इसको करंट अफेयर्स को काइंड ऑफ आप कह सकते हो एनालिसिस रखेंगे न्यूज़पेपर्स का, तो इससे आपको भी बेनिफिट होता रहेगा। पहला चीज है सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो रिस्क है कि इंटरसेप्ट किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है, उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है और उनका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको भंग किया जा सकता है। तो एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाता है। दूसरा ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रोबस्ट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, कि उसको ऑथेंटिकेट करना जाए और फिर उसको वेरीफाई किया जाए कि ये चीज सही है। साथ साथ आप देखोगे तो प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन भी एक कंसर्न है, जो कि हमने देखा अपने आप में कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है और ये ऑनलाइन रहेगा, जटिलता थोड़ा सा हो सकता है उसको भेजना, तो सारी चीजें पोस्टमैन किस प्रकार से ला रहा है, तो हर जगह एक मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा एक डेटा प्रोटेक्शन भी रहेगा, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कि उस हिसाब से हमको और अपडेट करना होगा कि ऐसे चैलेंजेस को हम मैनेज कर सके, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस को भी हमको दूर करना होगा। फिर है एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल डिवाइड। तो कितने लोगों के पास में एक्सेसिबल है, और डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि गांव और शहर, उस प्रकार से। तो इंटरनेट का यूजेज कितना है, कितना ज्यादा लिटरेट हैं लोग, उस प्रकार से बातें करी जा रही हैं। बेनिफिट्स क्या है, अब चैलेंजेस तो हमने देख लिया, बेनिफिट्स
तो पहला तो यही है कि वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है कि वो लोग भी वोट कर सकेंगे जो अपने होम कंट्री से दूर रह रहे हैं। दूसरा है कि कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको बार बार वोटिंग के लिए सिर्फ नहीं आना होगा और साथ साथ में वो एक्सेसिबल भी हो पाएंगे कि यस वो इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का पार्ट है। नेक्स्ट आप देखोगे तो टाइमली रिसीट एंड रिटर्न ऑफ बैलेट्स, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो टाइमली हो जाएगा और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन में भी रिडक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो किसी भी प्रकार का डिले वगैरह नहीं होगा और सारी चीजें जो है वो टाइमली मैनर में हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तो यूएसए जो है वो यूनेस्को को वापस से रीजॉइन करना चाहता है। तो इस अभी आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूनेस्को से वो बाहर निकल गए थे, अब वो वापस से जो बाइडेन के समय में इसको रीजॉइन करना चाहते हैं। तो यूनेस्को जो है उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस जो है वो रीजॉइन करेगा जुलाई 2023 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो 2011 में यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया था, इंडक्ट किया था पैलेस्टाइन को एज अ मेंबर, और इसकी वजह से यूएस जो है वो अपने फंडिंग को रोक दिया था उस एजेंसी को। एक्चुअली यूनेस्को ने 2011 में पैलेस्टाइन को एक सदस्य मान लिया उसका। इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस से जो है वो, क्योंकि उसका अलाई है इजराइल, तो इस वजह से वो पूरा सपोर्ट इजराइल को करता है और इस वजह से वो पैलेस्टाइन को नहीं मानता है कंट्री, और यूनेस्को ने ऐसा किया। तो इसलिए सबसे बड़ा फंडिंग आज भी आप देखोगे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में तो यूएस ही करता है। तो यूएस ने पहला तो वो फंडिंग को रोका है। फिर आप देखोगे तो पैलेस्टाइन जो है वो रजिस्टर्ड तो नहीं है एज अ सॉवरेन स्टेट बाय द यूएन। यूएन इसको एक सॉवरेन स्टेट नहीं मानता है, मतलब आजाद मुल्क रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और इसको इंक्लूड किया गया नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट ओवर इजराइल्स ऑब्जेक्शंस इन 2012। तो इसको लेकर के ऑब्जेक्शंस भी किया गया है। साथ साथ में आप देखोगे तो इजराइल और यूएस को माना जाता है कि ये इंक्लूजन ऑफ पैलेस्टाइन को मानते हैं कि एंटी इजराइल बायसनेस की वजह से ये लाया गया है, और इस वजह से हमने देखा कि ये फंडिंग वगैरह को रोका गया। और यूएस 600 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो अनपेड ड्यूज था जो उनको देना था, और इस वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिसीजन को लिया कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं वो फंड्स को देंगे। साथ साथ में अब रीजंस क्या है वापस से रीजॉइन करने का, तो यूएस ने वेलकम किया है यूनेस्को के एफर्ट को कि चैलेंजेस वगैरह को एड्रेस करने में, मैनेजमेंट को देखने में और पॉलिटिकल टेंशंस को कम करने में पिछले कुछ सालों में। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो डिसीजन की रिटर्न करना ड्यू टू चाइना फिलिंग द गैप। कहीं ना कहीं आप देखोगे जहां जहां यूएस से कहीं गैप छोड़ दे रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट में आप देखोगे तो अभी चाइना जो है वो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद अब चाइना जो है वो पैलेस्टाइन वाले में भी पहुंच चुका है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में भी किस प्रकार से वो अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान को जोड़ करके। तो जहां जहां यूएस से हट रहा है वहां वहां जो है वो चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। तो इस वजह से यूएस को समझ आया कि इस प्रकार से तो नहीं होगा, और मतलब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए पूरी दुनिया में। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, सवाल इस पे हो सकता है। तो यूनेस्को जो है उसका फुल फॉर्म हमने देख लिया, जिसको लाया गया साल 1945 में, 1944 में, सॉरी 45 में, और इसकी वजह से पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन हो सके एजुकेशन में, साइंसेस में, कल्चर में, कम्युनिकेशन में, ठीक है। और ये एसडीजी गोल्स को भी डिफाइन करता है 2030 के एजेंडा में, जिसको यूएन जनरल असेंबली ने 2015 में लिया। मेंबर्स में आप देखोगे तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्स में आप देखोगे तो पेरिस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को में हेडक्वार्टर्स इसका जो है वो पेरिस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिरोशिमा अल प्रोसेस। तो एनुअल ग्रुप ऑफ 7 जो होता है G7 समिट, जो कि होस्ट किया गया हिरोशिमा जापान में। तो G7 हिरोशिमा लीडर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं हिरोशिमा अल प्रोसेस को। अब ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डिस्कशंस किया गया, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड किया गया OECD और G5 का, ताकि ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए चीज़ों को देख सके वो किस प्रकार से वो जनरेट होगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन यही था कि गवर्नेंस वगैरह में हेल्प, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है जैसे कि कॉपीराइट्स वगैरह उसको देखना, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, फॉरेन इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देना कि हाँ मतलब किस प्रकार से मैनिपुलेशंस अगर हो रहा तो उस पर रेस्पॉन्स करना, फिर डिस इन्फॉर्मेशन को भी कवर करता है और रेस्पॉन्सिबल है यूटिलाइजेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आप देखोगे तो किस प्रकार से इंटरनेशनल डिस्कशन हो सकता है, उन चीज़ों पर काम करा जाए, और इसी के साथ साथ में वो वैल्यू वो नॉर्म को भी बढ़ावा दिया जा सके कि वैसे प्रिंसिपल्स जो है वो हम मेंटेन करके चल सके, और अलग अलग प्रोसीजर्स भी है इन चीज़ों को लेकर के। साथ साथ में आप देखोगे तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। G5 जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक इनिशिएटिव है जो गैप को फिल करता है जहां कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब चलन कम है।
और इसको लाया ही गया है ताकि जो OECD रिकमेंडेशन देता है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगेज किया जाता है माइंड्स और एक्सपर्टीज जो कि साइंस से हैं, इंडस्ट्री से हैं, सिविल सोसाइटी से हैं, गवर्नमेंट से हैं, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं। इसको 2020 में लाया गया था 15 स्टेट्स के साथ में, और ये आइडिया जो है वो G7 ने ही दिया था। और यहाँ आप देख सकते हो 29 मेंबर्स का नाम, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत भी इसका जो है वो सदस्य है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इसलिए जहाँ कहीं भी इंडिया होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि चाइना इसका पार्ट नहीं है, आप कहीं पर भी चाइना नहीं देखोगे। तो भारत है, ठीक है, आयरलैंड है, इजराइल है, आप देख सकते हैं जापान वगैरह है, USA है, स्वीडन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं G7 का। कई बार हमने चर्चा किया है, G7 जो है एक इनफॉर्मल ब्लॉक है। UPSC स्टेटमेंट बेस्ड में ऐसा पूछता है, फॉर्मल लिख देगा। इनफॉर्मल ब्लॉक है इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज का, जो हर साल मिलते हैं अलग अलग गवर्नेंस को डील करने के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसीज के लिए। मेंबर्स का हमने ट्रिक बताया है आपको कि जूस GF से आप याद रख सकते हो, जापान, USA, UK, इटली, कनाडा और जर्मनी, फ्रांस, ये कुल मिलाकर के हैं। रशिया भी पहले हुआ करता था, लेकिन जब भी एनेक्सेशन किया उसने क्रीमिया को, तो उसके बाद में इसको वापस से हटा दिया गया और ये G8 से G7 बन गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। अब सी वाटर से हाइड्रोजन बनाया जाएगा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो ऐसा IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने करके दिखाया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये एल्केलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिप्लेस करेगा फ्रेश वाटर को एल्केलाइन सी वाटर से इलेक्ट्रोलाइजर में, और फिर एक सस्टेनेबल सोर्स बनाएगा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। सपोर्ट मटेरियल्स में इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो भी कार्बन बेस्ड सपोर्ट मटेरियल होगा इलेक्ट्रोड्स में, उनको लाया जाएगा ताकि एलिमिनेट किया जा सके किसी भी प्रकार का कोरोजन। मतलब अगर वो देखिए आयरन होगा तो कोरोड हो सकता है, लेकिन वो अगर इलेक्ट्रोड्स होगा आपको देखने को मिलेगा कार्बन बेस्ड, तो वो कोरोजन को कम करेगा। फिर ये ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कैटलिस्ट्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि उनको कैटलिस्ट के तौर पे रखा जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। फिर आप देखोगे तो ये साइमल्टेनियस प्रोडक्शन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट सेल्यूलोज बेस्ड सेपरेटर भी है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वो अलग किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ में डायरेक्ट यूटिलाइजेशन किया जाए फोटो वोल्टेइक डिराइव्ड वोल्टेज का, कि किस प्रकार से मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस का यूज करके इसको ज़्यादा सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। और प्रोटोटाइप का परफॉर्मेंस की भी बात करी जाती है कि अलग अलग डायमेंशंस में इन चीज़ों को लेकर के चलना। और एडिशनली आपको देखने को मिलेगा कि ये 3 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे अराउंड 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन पर आवर। फिर सिग्निफिकेंस में आप देखोगे तो सस्टेनेबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन ये बनाएगा, ओवरकम करेगा लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को, जो भी चैलेंजेस होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट, वॉरशिप्स लॉन्च्ड एट चेन्नई शिपयार्ड। तो 2 वॉरशिप्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं चेन्नई के शिपयार्ड पे, इसके बारे में देख लेते हैं। अंजदीप एक का नाम है, जो कि 3rd एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। डायरेक्ट सवाल आता है अंजदीप क्या है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3rd एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। और दूसरा है संशोधक, तो ये 4था सर्वे वेसल लार्ज है, ठीक है। नाउ आप देखोगे तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये एक क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो कि कवर करता है इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड के, ठीक है। और ये कंसीव किया जाता है कि ये अभय क्लास का है, इंडियन नेवी का ही, जो कि रिप्लेस करेगा अभय क्लास को। अभय क्लास पुराना हो चुका है तो उसको रिप्लेस करके ये लाया जा रहा है। बाकी के 2 जो हैं वो अरनाला और अंधरोथ हैं, ठीक है। तो एक हमने देखा कि अंजदीप है, बाकी के भी हमने देख लिया इससे रिलेटेड। कैपेबिलिटीज यही है कि सबमरीन ऑपरेशंस को लाना कोस्टल वाटर्स में, लो इंटेंसिटी मेरीटाइम ऑपरेशंस, माइन लेइंग ऑपरेशंस में और फुल स्केल पे इसका सर्वेलांस वगैरह में इस्तेमाल करना। इसी के साथ साथ में सर्वे वेसल लार्ज शिप्स की बात कर लेते हैं, तो ये रिप्लेस करेगा जो संध्याक है क्लास का, ठीक है, उसके बारे में कि किस प्रकार से हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट्स जो है वो ओशनोग्राफिक डेटा का इस्तेमाल करता है। प्राइमरी रोल इसका यही है कि कोस्टल और डीप वाटर सर्वेस को कंडक्ट करना और ओशनोग्राफी से मैनेज करना। सेकेंडरी रोल में आप देखोगे तो डिफेंस वगैरह में काम करना, हॉस्पिटल शिप्स में, और बाकी का कुछ है तो ये संधायक है, निर्देशक है और इक्षक है, ठीक है। ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का था आज के लिए। और आज से नया वीक चालू हो चुका है, अच्छे से पढ़ाई करिए और सिंसियरली अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए। आगे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है, BPSC का भी नोटिफिकेशन आने वाला है 69 का, तो उन सब चीज़ों को भी लेकर के हम अपडेट आप तक लेकर के आएंगे। बस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, पूरा देखा करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और इस एफर्ट के लिए अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब भी और शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।